ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी प्रणाली। तो गंगा नदी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, पहले अपने बताओ कि आप लोगों को कुछ पता है गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से भागीरथी के नाम से निकलती है, फिर उसके बाद अलकनंदा नदी से मिलेगी और उसके बाद से किस नाम से जानी जाएगी? गंगा नदी। कौन सी जगह पे मिलती है? देव प्रयाग। ठीक, मतलब कौन सा प्रयाग बनाती है? देव प्रयाग बनाती है उत्तराखंड में, और उसके बाद से इसको गंगा नदी के नाम से हम जानते हैं। ठीक, गंगा नदी हमारे देश की सैग्रेड रिवर्स में से एक है। ठीक, प्योर रिवर्स, हम पूजा करते हैं इसकी। उसके अलावा इंडिया की सबसे लंबी नदी में से भी एक है। ठीक, तो देख लो गंगा नदी। इसके अलावा दूसरा डायग्राम भी दिखा दूंगी। ठीक, तो ये रही गंगा, जो स्ट्रीम दिख रही, जो डार्क वाली स्ट्रीम दिख रही होगी आपको। ठीक, ब्लू कलर से, ये कौन सी स्ट्रीम है? गंगा। ठीक, और यहाँ पे कौन सी नदी दिख रही है इधर पे? यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है, और वो भी किस में आके मिल जाती है? यमुना में, सॉरी, गंगा में आके मिलती है। यमुना कहाँ पे? प्रयागराज, इलाहाबाद में मिल जाती है। ठीक, तो बोले तो ये सबसे लंबी नदी है, सॉरी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है गंगा की। ठीक, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना। ठीक, उसके अलावा यमुना में मध्य प्रदेश की कई सारी रिवर्स आके मिल जाती हैं। ठीक, तो जैसे चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई। ठीक, तो ये सारी नदी किस में जाके मिलती हैं? यमुना में मिलती हैं। और गंगा में टोंस और सोन नदी जैसे डायरेक्ट मिल जाती हैं जाके। ठीक, तो अगर इनकी बात करें हम, एमपी की रिवर्स की, इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो अभी तो हम मतलब बेसिक देख लेंगे, उसके बाद जब एमपी पढ़ेंगे तो इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मेन हमको गंगा और उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में देखेंगे। अब गंगा रिवर की अगर मैं बात करूं, तो गंगा रिवर जो है उसकी लेंथ कितनी है? 25 25 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर ओवरऑल लेंथ है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर उसके बाद देवप्रयाग में किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है, और अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 25 25 किलोमीटर। और किस डायरेक्शन में बहती है ये? पूर्व की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में बहती है। और उसके बाद कहाँ पे जाके मिल जाती है? बे किस नदी से मिलती है भाई? बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल जाती हैं, और फिर लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाके डेल्टा बना लेती है। ठीक, तो अब क्या हुआ, उत्तराखंड से निकलने के बाद फिर कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश में बहती है, जहां यह हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरती है, राज्यों को पार करती है, बाद में बिहार, पटना, फिर झारखंड, और अंततः पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरबन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक, तो सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा में से एक है। और इसको बांग्लादेश में हम किस नाम से जानते हैं? गंगा को पद्मा। किस नाम से जानते हैं हम? पद्मा। और ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जानते हैं। तो एक जगह है फरक्का बैराज, कहाँ पे? बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के, मतलब बिल्कुल जहाँ पे वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश शुरू होता है, वहीं पे एक बैराज बनाई हुई है, फरक्का बैराज। वहां से क्या होता है, ये दो स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है। कितनी स्ट्रीम में? दो स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है। दो स्ट्रीम में जब ये बढ़ती है, तो एक तो भागीरथी या फिर हुगली। ठीक, एक वो भागीरथी अलग थी जिस नाम से ओरिजिन हो रहा था, ये हुगली नदी वाली भागीरथी है। ठीक, हुगली को कभी कभी भागीरथी भी बोलते हैं। तो एक तो हुगली के नाम से इंडिया में एंटर कर जाती है, और एक पद्मा के नाम से बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ठीक, तो यहाँ देख रही होगी ये सोर्स स्ट्रीम,
ये पूरी बहती हुई आ रही है, फिर इसके बाद ये कहाँ पे एंटर हो गई, यहाँ पे बांग्लादेश में। ठीक, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आके उससे मिल जाती है और लास्ट में जाके क्या बना लेती है, ये डेल्टा। अब देखो यहाँ से ये गंगा चली हुई आ रही है, अभी तो हमने देखी सहायक नदी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, एक ही स्ट्रीम से अलग अलग नदियों में बट जाना। तो गंगा जो है एक स्ट्रीम इसकी कहाँ जाती, फरक्का बैराज से इंडिया में, ठीक, और एक कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। अब ये जो नदी दिख रही है आपको, हुगली नदी, ठीक। अब मैंने आपको कल एक रिवर बताई थी, दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर, ठीक। तो लास्ट क्लास में दामोदर नदी जो है, अच्छा बताई थी क्या, नहीं बताई ना दामोदर, ठीक है। तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये ओरिजिन होती है। बाद में ये नदी किस में जाके मिल जाती है, हुगली नदी में जाके मिल जाती है, ठीक। हुगली में मिलती है और हुगली के बाद फिर ये कहाँ पे गिर जाती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में। किस में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, गंगा निकली यहाँ से, ठीक। यहाँ से कौन सी निकली, मान लो यमुना। यमुना कहाँ से निकल रही है, और गंगा, ठीक। ठीक है, तो ये है यमुना नदी। यमुना कहाँ पे आके मिल गई इससे, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में, ठीक। उसके बाद अब समझो कि यहाँ पे मान लो बांग्लादेश के पहले, ठीक, वेस्ट बंगाल में एंटर की। वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में एंटर करने से पहले यहाँ पे क्या बना दी, एक बैराज बना दी। क्या बना दी, बैराज बना दी। मतलब बैराज का मतलब है एक तरीके से डैम टाइप ही समझ लो, ठीक है, कि वहां पे पानी को रोक के रखा और उसको दो अलग अलग स्ट्रीम्स में बांट दिया, ठीक। तो एक तो चली गई कहाँ पे, मतलब एक तरीके से वाटर को डिवाइड करने के लिए, ठीक। तो एक तो चली गई बांग्लादेश में और एक कहाँ पे आ गई, इंडिया में, ठीक। तो जो इंडिया के तरफ आई, ठीक, उसका नाम क्या दिया गया, हुगली। और जो बांग्लादेश में चली गई उसका क्या नाम हुआ, पद्मा, ठीक। अब ये जो हुगली नदी थी, यहां से एक नदी आएगी दामोदर नदी। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है झारखंड में, वहां से एक नदी निकलेगी दामोदर नदी, और वो जाके किस में मिल जाएगी, हुगली में। किस में मिलेगी, हुगली में मिलेगी। और ये दोनों भी कहाँ पे जाके गिर जाएंगी लास्ट में, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में, ठीक। इसी तरीके से ये जो पद्मा है, इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एंटर की, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एंटर की तो उसका नाम क्या हो गया, जमुना। और पद्मा, ये पद्मा नाम हो गया था, इसका नाम जमुना। जब ये दोनों मिल गई आपस में, अभी भी इनका नाम क्या रहा, पद्मा। और लास्ट में एक नदी आके इनसे मिलती है जिसका नाम है मेघना, ठीक। तो मेघना नदी इनसे आके मिलेगी और लास्ट में वो भी किस में गिर जाती है, जाके बे ऑफ बंगाल में, ठीक। ये जो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, ये बांग्लादेश वाले साइड से, और ये इंडिया में। अभी आया थोड़ा बहुत समझ, ठीक। तो गंगोत्री से निकली, ठीक। बाद में क्या हुआ, भागीरथी के नाम से निकलती है और अलकनंदा से मिलती है, ठीक। तो यहाँ पे कहीं मान लो अलकनंदा से यहीं पे आके मिल गई, ठीक। और यहाँ से इसका नाम क्या हो जाएगा, देवप्रयाग में क्या हो जाएगा इसका नाम, भागीरथी और अलकनंदा मिली तो गंगा। और फिर यमुनोत्री ग्लेशियर से जो यमुना निकल रही है वो प्रयागराज में आके मिली, बाद में बांग्लादेश में एंटर हुई तो नाम क्या हो गया, पद्मा, ठीक। फरक्का बैराज से निकली तो दो स्ट्रीम में बट गई, एक का नाम हुगली, एक का नाम पद्मा। हुगली नदी से बाद में दामोदर नदी आके मिल जाती है और ये इंडिया वाले साइड पे बे ऑफ बंगाल में निकल मिल जाती है, जबकि पद्मा से आके जमुना मिल जाएगी और वो भी बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश में जाके गिर जाएगी।
कौन कौन से राज्य से बहती हुई जाएगी ये? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 2525, 25 किलोमीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसके 5 प्रयाग समझना, ठीक। पंच प्रयाग या फिर 5 प्रयाग, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या हुआ, एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? अलकनंदा। क्या नाम है जिसका? अलकनंदा। ठीक। अब एक और स्ट्रीम जब अलकनंदा से आके मिलती है तो उसका नाम कहाँ पे आके मिलेगी वो? विष्णु प्रयाग। ये यहाँ से अलकनंदा का ओरिजिन हो रहा है, ठीक। फिर कहाँ से? बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ किससे निकलने के बाद आगे जाके जब धौली गंगा नाम की नदी, कौन सी नदी? धौली गंगा नदी जब किससे मिलती है? अलकनंदा से। तो उस जिस जगह पे वो मिलती है उसको हमने क्या नाम दिया? विष्णु प्रयाग। हाँ, मैं जूम कर रही हूँ उसको। अभी दिख रहा है? फिर उसके बाद अलकनंदा बन जाती होंगी दोनों। देखो कहीं कहीं पे ये है कि यहाँ पे कौन सी विष्णु गंगा बताया होगा सर ने ना, कि विष्णु गंगा निकलती, धौली गंगा मिलती है, फिर विष्णु प्रयाग। कहीं पे दिया रहता है कि विष्णु गंगा भी निकलती है, और कहीं पे ऐसा भी दिया रहता है कि अलकनंदा डायरेक्ट नाम से भी। तो चाहो तो वो भी याद कर सकते हो कि विष्णु गंगा और धौली गंगा, ठीक। इसको आप विष्णु गंगा स्ट्रीम मान लो, इसको धौली गंगा, एक छोटी सी स्ट्रीम निकलती है, ठीक। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा जब यहाँ पे आके मिलती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? विष्णु प्रय मतलब नाम तो अलकनंदा के नाम से मेन स्ट्रीम बन जाती है ना, क्योंकि 2 रिवर का पानी आके मिल जाता है इसमें, ठीक। तो अलकनंदा के नाम से जाने जाने लगती है, और जिस जगह आके मिलती है उसको बोल देते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक। जब इसके बाद क्या हुआ, अब अलकनंदा के नाम से आगे गई है, ठीक। अब इससे कौन सी नदी आके मिली? नंदाकिनी। कौन सी नदी? नंदाकिनी जब आके मिली तो कौन सा प्रयाग बनाई? नंद प्रयाग। तो ऐसे भी देखो, इसको अलकनंदा भी याद कर सकते हो और विष्णु गंगा, ठीक। तो विष्णु गंगा भी याद करोगे तो विष्णु प्रयाग हो जाएगा, ठीक। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा, कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग, ठीक। विष्णु प्रयाग। अब अलकनंदा के नाम से तो अलकनंदा और नंदाकिनी मिलके नंद प्रयाग। अब फिर अलकनंदा जब और आगे जाती है तो इससे एक नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडर। कौन सी नदी है? पिंडर नदी। पिंडर नदी जब आके अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आ रही है, ठीक। केदारनाथ से कौन सी नदी? मंदाकिनी। जब वो अलकनंदा से मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बना लेगी? रुद्र प्रयाग बना लेगी, ठीक। फिर गंगोत्री से भागीरथी, भागीरथी आती है, और अलकनंदा से जब भागीरथी मिलती है तो कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग, ठीक। फिर बात करेंगे यमुनोत्री से यमुना नदी आएगी, और जब ये गंगा नदी, अब इसका नाम क्या हो गया यहाँ से? गंगा। कौन सा संगम बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक। तो पहले तो ये याद रखो, सबसे पहले बात करेंगे तो विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा, कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग, ठीक। फिर उसके बाद अलकनंदा और नंदाकिनी मिलके नंद प्रयाग, ठीक। फिर उसके बाद अलकनंदा और पिंडर मिलके कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलके रुद्र प्रयाग, और भागीरथी और अलकनंदा मिलके देव प्रयाग। विष्णु गंगा कहाँ से निकल रही थी? बद्रीनाथ से, ठीक। केदारनाथ से मंदाकिनी, गंगोत्री से भागीरथी। ये लिखे हुए सारे प्रयाग। देव प्रयाग कौन कौन सी? भागीरथी प्लस अलकनंदा। रुद्र प्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। फिर आते हैं नंद प्रयाग, तो नंदाकिनी और
अलकनंदा, ठीक। कर्णप्रयाग, पिंडर नदी और अलकनंदा, ठीक। फिर उसके बाद विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा। अलकनंदा भी याद कर सकते हो, स्लैश में आप विष्णु गंगा भी, ठीक। तो क्योंकि कहीं कहीं पे वो एक छोटी सी स्ट्रीम रहती है तो उसको विष्णु गंगा भी नाम दे देते हैं, या फिर उसको डायरेक्ट अलकनंदा भी आप कंसीडर कर सकते हो। अच्छा, ये वाली, ये तो मैंने ऐसी कुछ तो भी बना दिया, देख लो। बना लो बना लो, अपनी समझ के लिए बना लो कि कहाँ कहाँ से निकल रही है। अच्छा, ये सर ने करवाया होगा ना तुम लोगों को, पूरा इसका मैप बनाया होगा। हाँ, बना सकते हो। चाहो तो इसमें स्ट्रीम्स जोड़ देना, अभी अपन सहायक नदियां पढ़ेंगे ना, तो वो भी जोड़ सकते हो कि कौन कौन सी नदी आके मिलती है, ठीक। गोमती नदी, गंडक नदी, कोशी नदी, ठीक। तो बाद में लगे तो जोड़ते जाना उसमें। उस, हाँ, वो भी बनाते हैं अपन, ठीक है। पंचप्रयाग, ठीक। तो आपको 5 प्रयागों के नाम लिखने, कौन कौन से 5 प्रयाग हैं? सबसे पहला लाइन से बताओ, चलो। हम्म, लिख लिया बेटा? सबसे पहला कौन सा प्रयाग था? विष्णु प्रयाग। किस किस से मिलके? या फिर विष्णु गंगा भी लिख सकते हो उसके बैक में। प्लस धौली गंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रयाग कौन सा था? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग किस किस से मिलके? अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, ठीक है। इसके बाद कर्ण प्रयाग, अलकनंदा प्लस पिंडर है, पिंडर, गलत मत बोलो, पिंडर, ठीक। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलेगी आके? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। हाँ, उसके बाद देव प्रयाग, कौन कौन सी नदी मिल रही है आके? अलकनंदा प्लस भागीरथी, ठीक है। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा, धौलीगंगा, नंद प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा। फिर उसके बाद कर्ण प्रयाग, अलकनंदा प्लस पिंडर नदी। फिर रुद्र प्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, ठीक। देव प्रयाग, अलकनंदा प्लस भागीरथी। अब इसको याद कैसे करोगे? जब विष्णु गंगा के मिल रही है तो विष्णु मतलब धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल रही है तो विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी मिल रही है अलकनंदा से तो नंद प्रयाग। अब बात आते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, आपका आपका अलकनंदा, पिंडर और कर्ण प्रयाग। आपका मतलब अलकनंदा, पिंडर और कर्ण प्रयाग। इसको कैसे याद करोगे? अमर। कैसे याद करोगे? अमर,
ए से अलकनंदा, एम से मंदाकिनी और आर से रुद्रप्रयाग। तो आपका और ये अमर, और लास्ट याद कर लेना अलकनंदा और भागीरथी मिलके देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी मिलके देवप्रयाग। ठीक, तो विष्णु गंगा, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। जब अलकनंदा से नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग। फिर आपका, आपका मतलब अलकनंदा और पिंडार मिलके कौन सा, कर्ण प्रयाग। फिर अमर, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके रुद्र प्रयाग। और लास्ट में अलकनंदा भागीरथी मिलके देव प्रयाग में गंगा बन जाएगी इसके बाद। एक बार और देख लो। ठीक, लाइन से लिखा था ना हमने, सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर उसके बाद नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, मेजर ट्रिब्यूटरीज? यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी, फिर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, दामोदर और कोशी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। सबसे पहले बात करेंगे रामगंगा। तो रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? उत्तराखंड के चमोली जिले में दूधा टोली पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? दूधा टोली पहाड़ी। आप तो इतना याद रखो, रामगंगा नदी का उद्गम चमोली से होता है। ठीक, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? रामगंगा। ठीक, रामगंगा नदी किसी नेशनल पार्क से बहती है क्या? उत्तरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसका नया नाम रामगंगा। ठीक, तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क था, अब उसका नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। उसी में से कौन सी नदी निकलती है, मतलब उसी में से फ्लो, बीच में से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी। उसी के नाम पे अब उस नेशनल पार्क का नाम भी चेंज कर दिया। रामगंगा नदी अंततः कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है, जिसके किनारे बरेली शहर बसा है। ठीक, बरेली कहाँ पे है? यूपी में है बरेली। ठीक, गाना सुना होगा आपने, बरेली वाला झुमका। ठीक, तो वही वाला बरेली है ये। तो रामगंगा नदी जो है, ठीक, तो किस शहर के किनारे? बरेली शहर के किनारे। कहाँ पे जाके मिलती है गंगा में? कन्नौज, कन्नौज यूपी में जाके मिल जाती है। फिर बात करेंगे गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती। तो लखनऊ जो शहर है, ठीक, नवाबों का शहर लखनऊ, कहाँ पे है लखनऊ? यूपी में। किसकी कैपिटल है? यूपी की कैपिटल। ठीक, तो गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ। इसका उद्गम होता है गोमत ताल, ताल, कौन सा ताल? गोमत ताल, जिसे औपचारिक रूप से फुलहार झील भी बोलते हैं। जिसको और किस नाम से जानते हैं हम? फुलहार झील के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती। कहाँ पे है ये? पीलीभीत में है। कौन सी जगह पे? गोमट ताल, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? फुलहार झील के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी निकल रही है? गोमती नदी। यह गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। तो गाजीपुर भी कहाँ है? यूपी में है। वहीं पे जाके किससे मिल जाएगी ये? गंगा से जाके मिल जाती है। इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी सई नदी जौनपुर के पास गोमती में मिल जाती है। अब गोमती नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? सई नदी। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती नदी के किनारे पे है। मेन आपको कौन सा याद रखना है? लखनऊ, क्योंकि ये कैपिटल है यूपी का। ठीक, तो लखनऊ किस नदी के किनारे पे है? गोमती नदी। ठीक, सबसे पहले हमने रामगंगा नदी देखी थी, कहाँ कहाँ से निकल रही थी? चमोली। कहाँ से? चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। दूसरी नदी हमने देखी गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम गोमट ताल, जिसको फुलहार झील के नाम से भी जानते हैं, पीलीभीत जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां से निकलती है। और कौन से शहर में बह रही है? लखनऊ में, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर और जौनपुर। कहाँ पे जा, और इसकी सहायक नदी सही, इसकी सहायक नदी है, और गंगा में जाके गाजीपुर में ये मिल जाती है। नेक्स्ट है घाघरा नदी।
तो इसका उद्गम जो है कहाँ से हो रहा है, मानसरोवर झील, मतलब इंडिया से इसका उद्गम नहीं हो रहा है, ये इंडिया से इसका ओरिजिन नहीं है। मानसरोवर झील के पास मापा मापचा चुंगो के ग्लेशियर, मापचा चुंगो ग्लेशियर है एक, कहाँ पे, तिब्बत, मानसरोवर झील के पास, वहां से कौन सी नदी का ओरिजिन हो रहा है, घाघरा नदी का ओरिजिन। इससे करनाली या फिर कोरियाल के नाम से भी जाना जाता है, इसको करनेली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, करनेली नदी के नाम से जानते हैं। राप्ती, छोटी गंडक, शारदा और सरयू इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, राप्ती, इसकी आपको ट्रिब्यूटरीज याद करनी है, घाघरा की इसकी ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती है मेंस में, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये पूछ लेते हैं 2 नंबर में। घाघरा की ट्रिब्यूटरीज बताओ, ठीक, गोमती की कौन सी ट्रिब्यूटरी है वो बताओ, तो मेनली आपको इसकी याद रखना है घाघरा की, ठीक, कौन सी है, राप्ती किसकी ट्रिब्यूटरी है, घाघरा की, छोटी गंडक किसकी ट्रिब्यूटरी है, घाघरा की, शारदा, घाघरा और सरयू, ठीक, सरयू नदी के किनारे क्या है, अयोध्या, अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे पे है। कहाँ से ओरिजिन हो रहा है घाघरा का, मानसरोवर झील में, कौन सा ग्लेशियर, मापचा चुंगो, ठीक, आप तो मानसरोवर झील के पास याद रख लेना। तो सबसे पहले कौन सी नदी, रामगंगा, ओरिजिन कहाँ से, चमोली जिला उत्तराखंड से, ठीक, फिर उसके बाद दूसरी हमने देखी थी गोमती, गोमती का ओरिजिन गोमट ताल, जिसको हम फुलहार झील भी बोलते हैं, पीलीभीत से हो रहा है यूपी में। फिर तीसरी हमने देखी घाघरा, घाघरा का ओरिजिन मानसरोवर झील के पास, कौन सा ग्लेशियर, मापचा चुंगो ग्लेशियर, ठीक, इसकी सहायक नदी राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, सरयू इसकी इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें से एक है। अब इसी की जो ट्रिब्यूटरी है कौन सी, शारदा नदी, ठीक, तो शारदा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर, जहां इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक, तो शारदा नदी जो है इसका अगर ओरिजिन की बात करें, ठीक, अगर इसकी उद्गम की बात करें, जब इसका उद्गम होता है कहाँ पे, नेपाल में, ठीक, जब इसको किस नाम से जाना जाता है, गोरी गंगा, मतलब इसका उद्गम किस नाम से हो रहा है, गोरी गंगा के नाम से हो रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में इसे काली नदी भी कहा जाता है, मतलब नेपाल में तो गोरी गंगा बोल रहे हैं और इंडिया में जैसी आई उसको क्या बोल दिया, काली बोल दिया, ठीक है, ऐसे याद रख लेना कि शारदा जो है नेपाल में उसको गोरी बोल रहे हैं, गोरी गंगा, और जैसे इंडिया में आई उसको क्या बोलने लगे, काली बोलने लगे। तो इसका ही दूसरा नाम क्या है, काली नदी, इसका ही दूसरा नाम क्या है, इंडिया में क्या बोलते हैं इसको, काली नदी के नाम से जानते हैं। ब्लैक नदी मत कर देना, क्या नाम है उसका, काली नदी है। कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, नेपाल, नेपाल में कहाँ से, मिलम ग्लेशियर से, ठीक, जहाँ पे इसको गोरी गंगा, और इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, स्पेशली उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से इसको किस नाम से जानने लगते हैं, काली गंगा के नाम से जानते हैं। फिर आती है सरयू नदी, ठीक, तो सरयू नदी जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर बहती है, उद्गम बागेश्वर जिला उत्तराखंड, ठीक, तो सरयू नदी का उद्गम हो रहा है बागेश्वर जिला उत्तराखंड में। इस नदी का प्राचीन महत्व और इसका उल्लेख वेदों और रामायण में भी मिलता है। अयोध्या के किनारे, अयोध्या किसके किनारे, सरयू नदी के किनारे, ठीक, और इसका उल्लेख कहाँ पे मिल रहा है, वेदों और रामायण, वेदास में भी और रामायण में भी इस नदी का उल्लेख हमको देखने को मिलेगा। इसका उद्गम बागेश्वर जिला उत्तराखंड। हाँ, घग्गर का ओरिजिन, घाघरा का ओरिजिन मानसरोवर झील के पास में, कहाँ पे, तिब्बत में, ठीक, फिर उसके बाद उसकी सहायक नदियां शारदा, सरयू, छोटी गंडक, राप्ती, ठीक, उसकी सहायक नदी थी करनाली, नाम था उसका, ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा शारदा नदी, गौरी गंगा के नाम से कहाँ से उद्गम हो रहा है, नेपाल से, इंडिया में उत्तराखंड में आने के बाद इसका नाम काली, ठीक, फिर सरयू नदी, इसका उल्लेख हमको वेदों और रामायणों में भी मिलता है, और उसके बाद इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, बागेश्वर जिला उत्तराखंड से इसका ओरिजिन हो रहा है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है।
फिर उसके बाद राप्ती नदी, राप्ती भी किसकी सहायक नदी? घाघरा की सहायक नदी। उद्गम, इसका भी उद्गम नेपाल से है। इसमें बार बार बाढ़ आने की प्रवृत्ति है, जिसके कारण इसे गोरखपुर का शोक उपनाम दिया गया है। सौरो ऑफ गोरखपुर, सौरो ऑफ गोरखपुर। गोरखपुर का शोक कौन सी नदी? राप्ती नदी। उद्गम कहाँ से हो रहा है? नेपाल से। नेक्स्ट आती है गंडक नदी। गंडक नदी काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनती है। ठीक, तो दो नदियां जब मिलती हैं, एक काली नदी और एक त्रिशूली नदी, जब वो दोनों मिल जाती हैं उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? गंडक। जो नेपाल में विशाल हिमालय पर्वतमाला से निकलती हैं। और ये काली नदी, त्रिशूली नदी दोनों कहाँ से निकल रही हैं? नेपाल में। नेपाल में जो हिमालय वाला रीजन है वहां से निकलती है। इस संगम से भारतीय सीमा तक इस नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, मतलब यहाँ पे नेपाल में इसको किस नाम से जाना जा रहा है? गंडक को नारायणी के नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद किस नाम से जाना जाएगा? गंडक। यह पटना के पास सोनपुर नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती। तो गंडक नदी कहाँ पे आके, देखो छोटी गंडक किसकी सहायक नदी थी? घाघरा की सहायक नदी थी। और ये गंडक अलग है। छोटी गंडक और गंडक दोनों नदियां अलग अलग नदियां हैं, एक नदी नहीं है। ये गंडक नदी अलग है और छोटी गंडक किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब ये काली नदी अलग है, ठीक, और वो शारदा नदी जो थी उसको हम काली बोल रहे थे, वो अलग है। ठीक, ये काली नदी अलग है। ये रिवर्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो याद रखना अच्छे से। गंडक नदी कौन कौन सी दो स्ट्रीम? काली और त्रिशूली। उसके बाद बोल सकते हैं कि नारायणी के नाम से जानी जाएगी नेपाल में, और इंडिया में आने के बाद गंडक, और इंडिया में एंटर करने के बाद पटना में सोनपुर नाम की जगह पर किससे जाके मिल जाती है? गंगा से मिल जाएगी। ठीक है, फिर बात करेंगे कोशी नदी। ठीक, तो कोशी नदी को हम क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक, क्योंकि ये हर बार अपना स्ट्रीम क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। देखो कोशी नदी जो है, सबसे पहले अगर बात करें तो कोशी नदी कोई एक स्ट्रीम नहीं होती। पहले ये चार, सॉरी 7 स्ट्रीम्स में बहती है। पहले 7 स्ट्रीम अलग अलग, 7 जो नदियां हैं अलग अलग नाम से कोशी की 7 स्ट्रीम जो है वो निकलती हैं। फिर क्या होता है, ये जो 7 स्ट्रीम है 4 स्ट्रीम में आके बढ़ जाती हैं। ठीक, 4 में आके बढ़ गई, फिर किस में बढ़ जाएंगी, मतलब किस में आके मिल जाएंगी? चारों स्ट्रीम एक नदी में आके मिल जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? कोशी नदी। मान लो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, तो ये 7 स्ट्रीम्स क्या हुई? पहले आपस में मिल गई, और फिर मिल गई और फिर एक स्ट्रीम बन गई जिसका नाम क्या हुआ? कोशी। ठीक, इस तरीके से 7 स्ट्रीम अलग अलग आके मिलती है, तब क्या बनती है? कोसी नदी मिलती है। तो कोशी नदी को इसकी 7 हिमालयी सहायक नदियों के कारण सप्त कोशी के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सप्त कोशी, क्योंकि 7 कोशी की 7 जो अलग अलग रिवर्स हैं वो आके मिलती हैं इसमें। यह एक पूर्ववर्ती सीमा पर नदी है जो नेपाल और भारत दोनों से होकर गुजरती है। ठीक, तो इस हिमालय से इसका ओरिजिन होता है नेपाल वाली साइड में। ठीक, फिर उसके बाद यह नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, और कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा में मिल जाती है, और इसका उपनाम बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार। किसके कारण? क्योंकि इसमें फ्लड आता है हर साल। ये नदी बाढ़ लेके आती है। क्यों बाढ़ लेके आती है? क्योंकि स्ट्रीम चेंज कर लेती है, इसलिए जिस जगह स्ट्रीम चेंज, लोग जहाँ शिफ्ट होते हैं वहीं पे पता चले अपनी स्ट्रीम बदल ले और पूरी जगह को खराब करके पूरे में फ्लड लेके आ जाती है। ठीक, तो ये हो गई कोशी नदी। गंडक नदी का ओरिजिन कैसे हो रहा था? दो स्ट्रीम कौन कौन सी? काली और त्रिशूली। ठीक, नेपाल में किस नाम से? नारायणी। इंडिया में गंडक। कहाँ पे जाके मिल जाती है गंगा से? सोनपुर में जाके मिल जाती है, सोनपुर बिहार में। फिर कोशी नदी, कोशी नदी का उद्गम 7 नदियों से मिलके, ठीक, इसको इसलिए क्या बोलते हैं हम? सप्तकोशी भी बोलते हैं। ठीक, बाद में ये भी किस में? बिहार में किससे जाके मिल जाती है? गंगा से जाके ये मिल जाती है। हाँ, उपनाम सौरभ
बिहार। नेक्स्ट बात करेंगे हम सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक। कहाँ से होगा? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पे है? अनूपपुर में। अमरकंटक कहाँ पे है? अनूपपुर जिले में आता है। कौन सी माउंटेन रेंजेस, कौन सी पर्वत श्रृंखला? मैकाल। सतपुड़ा की 3 श्रेणी बताई थी। हाँ बताओ किरण, कौन कौन सी 3 श्रेणी थी? किरण किसका नाम है? तो मैकाल किस साइड है? पूर्व के साइड या पश्चिम के साइड? पूर्व के साइड पे। ठीक। तो पश्चिम में बात करें, राजपीपला, बीच में महादेव, और उसके बाद मैकाल। ठीक। तो मैकाल पर्वत श्रेणी में ही क्या है? अमरकंटक। और वहां से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। और कौन सी नदी निकल रही थी अमरकंटक से? नर्मदा, सोन और जोहिला, 3 नदियां निकलती हैं वहां से। तो सोन और, क्या आप लोगों को पता है सोन और नर्मदा की स्टोरी? क्या स्टोरी है? देखो क्या होता है कि मतलब 2-3 किंवदंतियां हैं बस ये, लेकिन सुन लो तो शायद डायरेक्शन याद रह जाए। बस सुनाने का ये रीजन है। सोन जो होते हैं, सोनभद्र के नाम से जानते हैं इनको। ठीक। और नर्मदा नदी, अब क्या होता है कि ये दोनों हम बोलते हैं कि जो मैकाल पर्वत श्रेणी है, ठीक, तो मैकाल श्रेणी में ही जंगलों में ये पले बड़े हुए। ठीक। बाद में क्या हुआ, इनकी शादी फिक्स हो जाती है। किस किस की? सोन और नर्मदा की। ठीक। तो सोन और नर्मदा की जब शादी फिक्स होती है, मतलब जो नर्मदा नदी है, इनके फादर जो हैं वो मतलब एक स्वयंवर टाइप रखवाते हैं कि जो भी मतलब उसमें एक पर्टिकुलर कुछ, जैसे राम भगवान का स्वयंवर हुआ था कि कुछ शर्तें रखी थी कि जो मार तोड़ देगा वो उसी की शादी होगी। तो ऐसी कुछ शर्तें इनसे रखते हैं। ठीक। मतलब बहुत सारे लोगों से, जिसमें से सोनभद्र जो है वो मतलब उनको फुलफिल कर लेते हैं, और नर्मदा की शादी किससे फिक्स हो जाती है? सोन से फिक्स हो जाती है। अब बचपन से ही क्या था, नर्मदा और जोहिला, नर्मदा और जोहिला क्या होती है? बेस्ट फ्रेंड्स होती है। ठीक। नर्मदा और जोहिला क्या होंगी? बेस्ट फ्रेंड्स थी, मतलब अच्छी खास मित्र थी। अब नर्मदा बोलती है कि यार मेरी जिससे शादी हो रही है मैंने उसको देखा नहीं, मतलब मुझे भी तो, मतलब मैं भी तो देखूं कि आखिर मेरी शादी हो किससे रही है। तो अब उनको उनकी देखने की इच्छा होती है, तो वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुम एक काम करो, मेरे बिहाफ में तुम जाके मिलाओ उनसे, या तुम जाके दिखाओ कि लड़का कैसा है, मतलब कैसा दिखता है, पता भी तो होना चाहिए। अब क्या होता है, जब इनकी जो फ्रेंड है जोहिला, वो जाती हैं किससे मिलने? सोनभद्र से मिलने। ठीक। तो अब जो सोनभद्र होते हैं इनको ही नर्मदा समझ लेते हैं, जोहिला को। ठीक। या फिर ये बोल सकते हैं कि उनकी आपस में दोस्ती हो गई सोनभद्र की। बाद में क्या हुआ, नर्मदा नदी ने जाके मनाया भी सोनभद्र को, लेकिन जैसे उनको पता चला उनकी दोस्त और उन्होंने बिट्रे किया उनको, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, और गुस्से में ये अपना डायरेक्शन चेंज करने लगती है। किस तरफ चली जाती है? पश्चिम की तरफ। और सोन ऊपर की तरफ चले जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। और जोहिला किस में जाके मिल जाती हैं? सोन में जाके मिल जाती हैं। ठीक। तो ये स्टोरी है इनकी डायरेक्शन की। बाद में वो तपस्या वगैरह करती हैं, नर्मदा रिवर जो है, और फिर शिव जी से वो वरदान प्राप्त करती हैं। इसलिए ऐसा भी माना जाता है, नर्मदा नदी में जो भी मतलब पत्थर वगैरह मिलते हैं, उनको बिना आप प्राण प्रतिष्ठा के भी शिवलिंग की तरह पूज सकते हो। जनरली आप पत्थर जो लेके आते हो उनको आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, तब आप उनकी पूजा करोगे। लेकिन नर्मदा नदी से अगर कोई भी पत्थर भी लेके आए हो तो आप उसको डायरेक्टली पूजा कर सकते हो, उसको शिवलिंग रख सकते हो उसको। ठीक। तो ये स्टोरी थी इनकी। बस छोटी सी किंवदंती है, मतलब अब क्या सच्चाई है ये तो पता नहीं, बस किंवदंतियां हैं। तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। और गंगा को कहाँ पे ज्वाइन कर लेती है ये? पटना। ठीक। तो पटना बिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। और जोहिल्ला किसकी सहायक नदी होगी? सोन की सहायक नदी जोहिल्ला होगी। फिर बात करेंगे रिहंद नदी की। कौन सी नदी? रिहंद नदी। तो छत्तीसगढ़ की मतीरंगा पहाड़ियों से निकलती है। रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है। बांध के पीछे स्थित जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर
कहा जाता है। ठीक, ये जो रिहंद नदी है इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, रिहंद डैम। ठीक, रिहंद डैम बनाया, डैम जो एक स्ट्रक्चर पानी को रोक के रखा है, और उसके पीछे जो जलाशय बना है जहां पे रिजर्वॉयर बना है उसका नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। और ऐसा माना जाता है कि ये इंडिया में अगर आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक या फिर झील कौन सी होगी, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो किस डैम पे बनी हुई है, रिहंद डैम पे। कौन सी नदी, रिहंद नदी। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। रिहंद यूपी में बना है, यूपी में ही बना है मतलब यूपी में ही है वो, हाँ यूपी में ही है। इस नदी का उद्गम हो रहा है वहां से, लेकिन मैंने क्या बोला कि डैम कहाँ पे बना है, तो वो यूपी में बना है। फिर आती है नॉर्थ कोयल रिवर, उत्तरी कोयल नदी, तो रांची के पठार से ये निकलती है। कौन कौन सी सहायक नदियां हो गई अब, यमुना को हम अलग से पढ़ेंगे, सबसे बड़ी सहायक नदी है वो, अलग से एक पूरा सिस्टम है उसका। ठीक, तो रामगंगा नदी कहाँ से निकल रही थी, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। फिर उसके बाद कन्नौज में जाके किससे मिल जाती है, गंगा में मिल जाएगी। फिर बरेली सिटी किस नदी के किनारे, रामगंगा। ठीक, फिर गोमती नदी, गोमती नदी का उद्गम गोमट ताल, जिसको हम फुलहार झील भी बोलते हैं, कहाँ पे, पीलीभीत यूपी में। तो कहाँ पे मिल जाती है गंगा नदी में, गाजीपुर में। ठीक, और साई नदी क्या है इसकी, सहायक नदी है। कौन कौन से शहर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर और जौनपुर। इस नदी के किनारे पे घाघरा नदी, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है इसका, मानसरोवर झील के पास मापचा चुंगो ग्लेशियर से। ठीक, किस नाम से जाना जाता है इसको, करनाली या फिर कोरियाल। ठीक, तो करनाली बेसिकली ज्यादा याद रखना। इसकी सहायक नदी राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, सरयू इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। शारदा नदी जिसको, जिसका ओरिजिन किस नाम से होता है, हिमालय में नेपाल में गौरी गंगा के नाम से हो रहा है, मिलम ग्लेशियर से, और भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, काली नदी। फिर सरयू नदी, सरयू नदी किस किस जगह से बहती है, उत्तराखंड से और यूपी से। ठीक, उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका, बागेश्वर जिला उत्तराखंड। सरयू नदी, ठीक है, किसमें मेंशन्ड है इसका नाम, वेदों में और रामायण में। कौन सा मेन जगह, रिलीजियस प्लेस, अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे पे है, सरयू नदी के किनारे पे। ठीक, राप्ती नदी ओरिजिन, उद्गम नेपाल से। ठीक, बार बार बाढ़ आने के कारण इसको क्या बोलते हैं, गोरखपुर का शोक, गोरख शोरो ऑफ गोरखपुर। फिर गंडक नदी की बात की तो गंडक नदी दो नदियों से मिलके बनेगी, काली और त्रिशूली। हिमालय नेपाल से ही इनका उद्गम होता है, और भारतीय सीमा तक इसको नारायणी के नाम से जाना जाता है, उसके बाद गंडक के नाम से जाना जाएगा। कहाँ पे जाके मिल जाती है गंगा से, सोनपुर बिहार सोनपुर में, सोनपुर जगह बिहार में, वहां पे गंगा नदी से मिल जाएगी। फिर कोशी नदी की बात की तो 7 हिमालय नदियों से मिलके बनती है, इसलिए इसका नाम क्या है, सप्तकोशी। और बाद में ये भी किससे मिल जाएगी, गंगा से जाके मिल जाती है। फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सौर ऑफ बिहार, बिहार का शोक, क्योंकि इसमें बाढ़ आ जाती है हर साल, इसलिए सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से। और कहाँ पे जाके मिल जाती है ये गंगा में, पटना बिहार में जाके मिल जाएगी। फिर रिहन नदी छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पे बना डैम जिसका नाम है रिहंद डैम। इस पे एक रिजर्वॉयर बना हुआ है, जलाशय, जिसको हम आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं। ठीक, कृत्रिम झील बोलते हैं, जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। नॉर्थ कोयल नदी, ये कहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, रांची के पठार से इसका उद्गम होता है। ठीक है, गंगा नदी पर प्रमुख शहर, तो कौन कौन से शहर हैं गंगा नदी पर, श्रीनगर कैसे होगा इस पे, ऋषि, श्रीनगर हटा देना, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, पटना और कोलकाता। ठीक, ये सिटीज जो है किसके किनारे पे है, गंगा नदी। कौन कौन सी,
ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, ठीक, रुड़की उत्तराखंड में, फिर कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, पटना और कोलकाता। फिर यहीं पे दामोदर नदी की अगर हम अलग से बात कर लें तो इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? छोटा नागपुर के पठार से, ठीक। तो छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है, विशेष रूप से झारखंड के पलामू पहाड़ियों से निकलती है, ठीक। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी स्पेसिफिक बात करें तो झारखंड की पलामू पहाड़ी, पलामू हिल से इसका ओरिजिन होता है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती हुई अंततः हुगली नदी में जाके मिल जाती, मैंने बताया था अभी आपको यहाँ पे, ठीक। तो दामोदर नदी किस में जाके मिल रही थी? हुगली नदी, जिसको हुगली नदी का दूसरा नाम भागीरथी, क्या नाम था? भागीरथी, ठीक। तो दामोदर और हुगली मिल जाती हैं और लास्ट में किस में जाके गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती। कहाँ से ओरिजिन हो रहा है दामोदर नदी का? पलामू पहाड़ी या पलामू हिल झारखंड में, और प्लेट्यू की बात करें तो छोटा नागपुर पठार या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसकी सहायक नदी कौन सी है? बराकर नदी। दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? बराकर नदी। आया समझ में? गंगा, गंगा का उद्गम गंगोत्री, ठीक। गंगोत्री में किस नाम से उद्गम होता है इसका? भागीरथी। अलकनंदा से कहाँ पे जाके मिलती है? देवप्रयाग में, और वहां से इसका नाम गंगा। टोटल लेंथ 25-25 किलोमीटर। कहाँ पे? बांग्लादेश में जाके नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। और किससे मिलेगी वहां पे? जमुना, ठीक। और लास्ट में मेघना से मिलेगी और इसका नाम क्या हो जाएगा? मेघना। और लास्ट में किस में जाके गिर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। और क्या बनाती है? डेल्टा, जिसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने इसकी कुछ पहले पंच प्रयाग बताओ। विष्णु गंगा या फिर अलकनंदा और धौली गंगा मिलके विष्णु प्रयाग। फिर उसके बाद अलकनंदा और नंदाकिनी मिलके नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडर मिलके कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके रुद्र प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा मिलके देव प्रयाग, ठीक। इसके बाद से इसका नाम गंगा। चलो अब तुम लोग सुनाओ जरा प्रयाग। कौन सा प्रयाग? हाँ फिर? अरे वो तो बताओ कौन कौन सी नदी। हाँ, कौन बता पाएगा पूरे पांचों प्रयाग? हाँ बताओ, बताओ बताओ। इधर वंशिका नाम है ना? नहीं, वंशिका आप हो। अवंतिका। हम्म। अमर बताया था इसके बाद। अमर, अमर बताया था ना? वेरी गुड। और कौन बताने वाला है? हाँ, अल्फेज बताएगा। बताओ अल्फेज। वेरी गुड, ठीक। सबको याद करना है, नहीं भी हुए याद तो रिवाइज कर लेना तो याद हो जाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद हमने फरक्का बैराज में देखा था, दो स्ट्रीम में बट गई थी, कौन कौन सी? हुगली, जिसको भागीरथी बोल रहे थे, और दूसरी पद्मा जो बांग्लादेश में चली गई, ठीक। कौन कौन से स्टेट इंडिया में? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इसकी सहायक नदी यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, दामोदर और कोशी। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे यमुना नदी।
कौन सी नदी? यमुना नदी। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। ठीक, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। कितनी है? 1376 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका? यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और त्रिवेणी संगम इलाहाबाद या प्रयागराज में जाके किससे मिल जाती है? गंगा से। ठीक, किससे मिलेगी जाके? गंगा से। ये रही यमुना नदी। ठीक, बाद में यहाँ पे ये गंगा नदी आ रही है, इलाहाबाद में जाके किससे मिल रही है ये? गंगा से। ठीक, यहाँ से देखो एमपी से ये चंबल नदी आके मिल रही है, सिंध नदी मिल रही है, बेतवा मिल रही है, और केन नदी किस में मिल रही है ये? यमुना नदी में जाके मिल जाती है। सबसे पहले बात करेंगे टोंस नदी। देखो, एक टोंस नदी हमारी मध्य प्रदेश में भी, और एक टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। और वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जो मध्य प्रदेश में टोंस नदी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? और तमसा नदी। किस नाम से? तमसा नदी। वो डायरेक्टली किस में जाके मिलती है? गंगा में। और एक ये जो टोंस नदी है ये यमुना की सहायक नदी है, और वो डायरेक्टली जो एमपी वाली है वो डायरेक्टली किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक, तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना। जो एमपी में गंगा की जो सहायक नदी है टोंस, उसका और नाम क्या है? तमस, या फिर तमसा नदी के नाम से भी हम उसको जानते हैं। ठीक, तो टोंस नदी यमुना नदी की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल से होकर बहती है। ठीक, तो किससे जाकर कहाँ से निकलती है ये? उसका उद्गम कहाँ से होता है? गढ़वाल, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देहरादून के पास कालसी के नीचे यमुना नदी में मिल जाती है। और कहाँ पे मिल जाती है? देहरादून के पास कालसी में जाके यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? टोंस नदी। किसकी सहायक नदी? यमुना की सहायक नदी। एमपी की टोंस नदी किसकी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी। नेक्स्ट है हिंडन नदी। तो हिंडन नदी यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और ऊपरी शिवालिक निचले हिमालय से निकलती है। लोअर जो शिवालिक है उसको हम लोअर हिमालय बोलते हैं ना। ठीक, तो शिवालिक जो है, अपर शिवालिक से इसका उद्गम होता है किस नदी का? हिंडन नदी। वास्तव में यह नदी दो प्रमुख नदियां यानी बाई और गंगा और दाई और यमुना के बीच में बहती है। मतलब देखो, ये नदी किस किस के बीच में बहती होगी? ऊपर की तरफ से गंगा और यमुना, लेकिन अल्टीमेटली मिल किससे जाती है? यमुना से। मुझे ये बताओ, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कैसे डिसाइड करोगे? यमुना नदी जो है उसका राइट बैंक ऊपर होगा कि नीचे? दाई जो है ऊपर होगा कि नीचे? राइट नीचे होगा और लेफ्ट ऊपर। अब मुझे ये बताओ, ऐसा कोई है जिसको लेफ्ट और राइट समझ नहीं आता हो? आता है? कोई है जिसको लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कैसे डिसाइड करते हैं ये ना पता हो? सभी को आता है। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ साक्षी, बताओ इसका राइट बैंक कहाँ पे होगा, ऊपर होगा या नीचे? ऊपर होगा राइट बैंक। क्यों? मेरे को तो ऐसे यहाँ से ऊपर दिख रहा है राइट। तो ऊपर होगा या नीचे? बताओ सलोनी। कैसे कैसे ठीक है, तो इसको कैसे डिसाइड करते हैं? जिस भी, देखो देख लो इधर, जिस भी डायरेक्शन में ये नदी फ्लो कर रही है, ठीक, जैसे इस डायरेक्शन में तो फेस इस साइड रखेंगे और ऊपर हाथ लेके जाएंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट, और नीचे राइट हैंड है तो नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी? राइट बैंक। ठीक, तो गंगा नदी यमुना नदी जो है, ठीक, तो इसका नीचे वाला साइड कौन सा है? राइट बैंक, और ऊपर वाले साइड लेफ्ट बैंक। ठीक, तो यह जो लेफ्ट बैंक से आके कौन सी नदी मिल रही है इसमें? हिंडन नदी। निकल कहाँ से रही है हिंडन नदी? कहाँ से निकल रही थी? ठीक, और किस किस के बीच में बह रही है? गंगा और यमुना के बीच में बह रही है। ठीक, फिर उसके बाद आती है चंबल नदी। चंबल नदी, इसका अन्य नाम और क्या है?
चर्मावती, चर्मवती, ठीक। तो ये इसका दूसरा नाम है। फिर उसके बाद निकलती कहाँ से है? वांचू पॉइंट, जाना पाओ हिल्स, महू, इंदौर से, ठीक। मतलब एमपी से इसका उद्गम होता है। हाँ, कहाँ पे जाके मिल जाती है ये? यमुना से इटावा, ठीक। इटावा यूपी में जाके किससे मिल जाती है ये? यमुना नदी से जाके मिल जाती है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है चंबल नदी की? ये क्या बनाती है? बीहड़ या फिर रेवाइंस जो है, बीहड़ या फिर रेवाइन लैंड का निर्माण करती। क्या होते हैं बीहड़ या रेवाइन लैंड्स, क्या होते हैं? ठीक है, जैसे नदी बह रही है, ठीक, इसका फ्लो इतना ज्यादा होगा कि ऊपर वाला जो पार्ट है उसका अपर्दन करती जाएगी। जो भूमि है उसके ऊपर वाला पार्ट का क्या कर देती है ये? इरोजन कर देती है या फिर अपर्दन कर देती है। धीरे धीरे क्या होगा, पहले जैसे इरोजन हुआ, ठीक, तो कुछ दरार जैसी बनी पतली सी, ऐसी कोई दरार बनी। जैसे पानी गिरता है जब जमीन पे, तब देखा होगा आपने, जब बहुत तेज पानी गिरता है तो मिट्टी में ऐसी छोटी छोटी सी दरारें बन जाती है, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पे चंबल नदी क्या हुआ कि धीरे धीरे जब ये दरारें बड़ी होती चली जाती है, ठीक, क्या होती चली जाती है? बड़ी होती चली जाती है, मतलब उनमें और ज्यादा अपर्दन होता जाएगा, तो वो छोटी सी जो गली स्ट्रीम बन रही थी वो एक गली का निर्माण कर लेगी। किसका निर्माण कर लेगी? गली का निर्माण कर लेगी, बड़े बड़े खड्ड बनाने लगेगी, ठीक। तो इसी तरीके के जो बीहड़ होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं? गड्ढे टाइप के खड्ड होते हैं। और कैसा क्षेत्र होता है? मरुस्थल टाइप का, मतलब अनफर्टाइल लैंड होता है, ठीक। फर्टाइल उर्वरक भूमि नहीं होती है। और इस तरीके की लैंड जब वहां पे बना लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेवाइंस या फिर बीहड़ बोलते हैं उसको, ठीक। अब ये जो चंबल मुरैना वाला क्षेत्र है, मुरैना भिंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बड़े बड़े खड्ड बनाए हुए हैं। तो आपको पता होगा उस एरिया में कौन रहते थे? डाकू रहते थे। तो डाकू जो थे उनको ये बड़े बड़े खड्ड होते थे, इनमें छुपना आसान होता था, जिसके कारण इनको पुलिस नहीं पकड़ पाती थी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दस्यु की भूमि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दस्यु की भूमि। दस्यु मतलब जो डाकू होते हैं उनको दस्यु बोलते हैं। और वहां पे जाके वो आसानी से छुप सकते थे, जिससे उनको कोई पकड़ भी नहीं पाता था, ठीक। तो बड़े बड़े क्या बनाती है? बीहड़ या फिर रेवाइंस जो है उसका निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल। किसके कारण? इरोजन, अपर्दन के कारण। किसके कारण? अपर्दन के कारण, ठीक। इरोजन के कारण ये फॉर्म करती। कौन सी नदी? चंबल नदी। डैम्स कौन कौन से हैं चंबल नदी पे? तो गांधी सागर डैम। कहाँ पे है गांधी सागर डैम? मंदसौर में, ठीक। मंदसौर में गांधी सागर डैम बना हुआ है। राणा प्रताप सागर डैम चित्तौड़गढ़। कहाँ पे है ये? चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ राजस्थान। उसके अलावा जवाहर सागर बांध, ये कहाँ पे है? कोटा में। जवाहर सागर बांध कहाँ पे बना हुआ है? कोटा में। और लास्ट में है कोटा बैराज। कौन सी बैराज? कोटा बैराज। तो ये कहाँ पे होगी? ये तो कोटा में ही है, ठीक। तो गांधी सागर बांध मंदसौर में। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। हाँ, जवाहर सागर कोटा राजस्थान, और कोटा बैराज कोटा राजस्थान में, ठीक। तो ये कहाँ पे बनाए हुए हैं ये? चंबल नदी पे। कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे। और इनसे जैसे गांधी सागर डैम, राणा प्रताप और जवाहर सागर जो डैम है, ठीक, इन ये यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, जल जल विद्युत परियोजना भी है ये, ठीक। तो अब यहाँ पे पानी से क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है। और जितना बिजली का उत्पादन होता है उसका 50% किसको जाता है? मध्य प्रदेश को। और 50% राजस्थान को। तीनों परियोजना भले ही एमपी में है तब भी 50% राजस्थान, 50% एमपी। ये दोनों राजस्थान में है तब भी 50% एमपी और 50% राजस्थान। नेक्स्ट है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। बनास नदी जो है इसको वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? वन की आशा। इसका उद्गम भी कहाँ से होता है? राजस्थान। तो राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पर्वत से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी? बनास नदी। और किसकी सहायक नदी है ये?
ये चंबल की सहायक नदी है, और चंबल फिर किसकी सहायक नदी है? यमुना। बनास नदी, ये दिख रही है, ये बनास दिख रही है, बनास नदी किस में आके मिलती है? चंबल। चंबल किस में जाके मिल जाती है? यमुना। अल्टीमेटली किसकी सहायक नदी हुई वो भी? यमुना की। देखो इनडायरेक्टली सही, लेकिन उसकी सहायक नदी, मतलब एक तरीके से ड्रेनेज बना रही है ना पूरा, कि बनास नदी को पहले, बनास नदी किसको पानी किस में पानी ड्रेन कर रही है अपना? चंबल, और चंबल अल्टीमेटली यमुना में। नेक्स्ट है काली सिंध नदी। ठीक, तो काली सिंध नदी, काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बहती है और राजस्थान में सवाई माधोपुर के पास चंबल नदी में मिल जाती है। तो काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देवास। कहाँ से होता है इसका उद्गम? देवास से होता है। और कहाँ पे जाके मिल जाती है? सवाई माधोपुर में चंबल से जाके मिल जाती है। फिर बात करेंगे सिंध नदी। तो सिंध नदी का उद्गम होता है सिरोंज। कहाँ पे? सिरोंज, या फिर लटेरी तहसील जो है सिरोंज के पास, विदिशा में इसका उद्गम होता है सिंध नदी का। और किससे जाके मिल जाती है ये? चंबल से। किस में जाके मिल जाती है? चंबल से। उत्तर प्रदेश में जाके ये भी चंबल से मिल जाएगी। नेक्स्ट है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? झीरी गांव। ठीक, कहाँ से? झीरी गांव, कुमरा गांव के पास, रायसेन। अभी तक आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? कुमरा गांव, रायसेन से। लेकिन इसका मतलब जो मेन स्ट्रीम है इसकी, वो कहाँ से बनती है? कुमरा गांव से। लेकिन मतलब मेन स्ट्रीम जो बड़ी स्ट्रीम बनती है, लेकिन जो एक बोलते हैं ना कि ओरिजिन पॉइंट, बिल्कुल कि जहां से एक छोटी सी स्ट्रीम निकलती है, वो कहाँ से निकलती है? झीरी गांव। झीरी गांव, कुमरा गांव के पास, रायसेन। बुक्स में हमको क्या मिलेगा? डायरेक्ट कुमरा गांव। लेकिन मैं गई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो वहां पे मैंने उसकी स्ट्रीम देखी थी, इसलिए बता रही हूँ कि झीरी गांव, कुमरा गांव के पास, रायसेन से इसका ओरिजिन होता है बेतवा नदी का। बेतवा नदी को हम क्या बोलते हैं? गंगा ऑफ एमपी, और गंगा ऑफ बुंदेलखंड। एमपी की गंगा पॉल्यूशन के आधार पर, और बुंदेलखंड की एकमात्र नदी के कारण गंगा ऑफ बुंदेलखंड, या फिर बुंदेलखंड की जीवन रेखा, लाइफलाइन ऑफ बुंदेलखंड। अभी बेतवा नदी में किस नदी से पानी की परियोजना बन रही है लिंक करने की? केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसमें केन नदी का पानी किस में डाला जाएगा? बेतवा नदी में। ठीक, बेतवा और यमुना नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर में है। तो ये भी कहाँ पे जाके मिल जाती है? हमीरपुर में जाके यमुना नदी से मिल जाएगी डायरेक्टली। फिर आती है केन नदी। तो केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर पहाड़ी, कैमूर रेंजेस, कैमूर श्रेणी, कटनी से इसका उद्गम होता है। और यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पास यमुना में मिल जाती है। ये कहाँ पे मिलती है? बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में। ये किससे मिलेगी? यमुना से मिल जाएगी। तो कौन कौन सी सहायक नदी हो गई अभी? टोंस नदी। ठीक, टोंस नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था? उत्तराखंड के गढ़वाल से। ठीक, फिर उसके बाद हिंडन नदी का शिवालिक रेंजेस से हो रहा था। और किस किस के बीच में बहती है हिंडन नदी? गंगा और यमुना के बीच में। और अल्टीमेटली किससे मिलेगी? यमुना से जाके मिल जाती है। फिर उसके बाद चंबल नदी का उद्गम वांचू पॉइंट, जाना पाओ हिल्स, महू, इंदौर। कि कहाँ पे जाके मिल जाती है ये? इटावा यूपी में जाके यमुना से मिल जाएगी। और इसके ऊपर बांध, गांधी सागर बांध मंदसौर में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर कोटा में, और कोटा बैराज बनी हुई है। फिर बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। इसको क्या बोलते हैं हम? वन की आशा, वन की आशा के नाम से जानते हैं। और इसका उद्गम अरावली पर्वत की के में राजसमंद जिले से होता है। काली सिंध नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, देवास में। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील, सिरोंज के पास, विदिशा जिले में इसका उद्गम होता है। और ये भी किससे मिल जाती है?
यमुना से मिल जाती है यूपी इटावा के पास में। ठीक, फिर उसके पास बेतवा नदी। बेतवा नदी का, हाँ, बेतवा नदी का पुराना नाम क्या है, एंशियंट नेम बेत्रवती। बेतवा को किस नाम से जानते हैं, बेत्रवती के नाम से जानते हैं। फिर इसका उद्गम झीरी गांव कुमरा गांव के पास रायसेन में इसका उद्गम हुआ है। और बेतवा यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर में है। फिर केन नदी का उद्गम कैमूर रेंजेस में होता है। फिर इसके बाद ये कहाँ पे जाके मिल जाती है, बांदा डिस्ट्रिक्ट के पास में यमुना से जाके मिल जाती है यूपी में। और कौन कौन से राज्य से बहती है ये, तो यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, इन स्टेट से ये बहती हुई जाती है। कौन सी नदी, यमुना नदी। यमुना पर स्थित प्रमुख शहर कौन से होंगे, तो नोएडा, ठीक, उसके अलावा मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर और प्रयागराज। कौन कौन से हो गए, नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर और प्रयागराज। प्रयागराज में तो संगम ही बना लेगी ये। तो गंगा और यमुना रिवर सिस्टम समझ आया दोनों। यमुना नदी की टोटल लेंथ 1376 किलोमीटर। कहाँ से उद्गम होता है इसका, यमुनोत्री से। किस में जाके मिल जाती है, गंगा में। कहाँ पे, त्रिवेणी में। ठीक, त्रिवेणी प्रयागराज में। गंगा का ओरिजिन गंगोत्री से। फिर उसके बाद कहाँ पे, सॉरी, बांग्लादेश में जाके क्या नाम हो जाएगा उसका, पद्मा। ठीक, और लास्ट में मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। टोटल लेंथ कितनी है गंगा की, 2525 किलोमीटर, जबकि यमुना की 1376 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गॉर्ज और कैनियन क्या होता है। ठीक, गॉर्ज और कैनियन। गॉर्ज तो मैंने आपको बताया था, क्या होता है गॉर्ज, नैरो वैली। ठीक, एक तरीके से सकरी घाटी। ठीक, जो क्या करती है, नदी जिसको मतलब आसपास का जो एरिया है, ठीक, पहाड़ जो है उसको काटते हुए निकल जाती है और किसका निर्माण करती है, गॉर्ज। जब गॉर्ज और बड़ा रूप ले लेता है, गॉर्ज क्या होता है, जब और बड़ा रूप ले लेता है, मतलब ऊपर से और ज्यादा जब चौड़ा हो जाता है, ठीक, और नीचे और ज्यादा जब गहरा हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं, कैनियन। गॉर्ज जब ऊपर से और ज्यादा चौड़ा हो जाए और नीचे से और ज्यादा गहरा हो जाए, मतलब जो उसकी घाटी है और ज्यादा गहरी हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैनियन। नदी अपने प्रवाह वेग द्वारा अपनी घाटी को समतल करने के क्रम में अपरदनात्मक क्रिया के फलस्वरूप विभिन्न आकृतियों का निर्माण करती है। जब वो इरोजन करती है तो कई सारी विभिन्न आकृति बनाती है, उसमें से एक क्या है, गॉर्ज। ठीक, गॉर्ज, और गॉर्ज जब बड़ा रूप ले लेगा तो कैनियन। गॉर्ज नदी द्वारा लगातार अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप गहरी और सक्रिय घाटियों का निर्माण किया जाता है, जिसके पार्श्व अथवा किनारे अत्यंत ढाल हो जाती है। मतलब जो साइड है, स्लोप कैसा होता है, स्टीप होता है, या फिर मतलब बिल्कुल खड़ा स्लोप हमको देखने को मिलता है। तथा ढाल का ऊपरी भाग ऋतु अपक्षय कारण काट कर चौड़ा हो जाता है। ठीक, अब क्या होगा, जैसे नीचे तो कौन काटता है उसको, पर्वत पहाड़ को नदी काटती है। ऊपर की तरफ जो एरिया होता है वो किसके वजह से और ज्यादा चौड़ा होता चला जाता है, वेदरिंग के वजह से, अपक्षय के वजह से। जो वेदरिंग होती है, मतलब बारिश वगैरह जो हो रही टेम्परेचर के कारण, तो वो और ज्यादा टूटता चला जाता है। किंतु ऋतु अपक्षय प्रभाव केवल ऊपरी भाग में होने के कारण नीचे का भाग अपक्षय रहित होने से सकरा व गहरा रहता है। नीचे कैसे होता है, सकरा, संकीर्ण, नैरो रहता है और डीप रहता है, मतलब गहरा रहता है थोड़ा। इससे ही गॉर्ज की संज्ञा दी जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। ठीक, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, सिंधु नदी भी गॉर्ज बनाती है। फिर कैनियन की बात करें, गॉर्ज के विस्तृत रूप ही कैनियन कहलाते हैं। द वाइड फॉर्म ऑफ गॉर्ज इज नोन एज कैनियन। अभी बताया था, गॉर्ज जब बड़ा रूप ले ले तो कैनियन। अर्थात जब नदी अपनी घाटी को और अधिक गहरा
और वह सकरा करती है तो कैनियन का निर्माण करती है। मतलब देखो क्या होता है इसमें, सकरा तो गॉर्ज में भी है और कैनियन में भी है नीचे से, लेकिन नीचे से और ज्यादा गहरा कर देती है, मतलब और ज्यादा नीचे से अपर्दन ये इरोजन कर देती है जब नदी, तो क्या बन जाता है, कैनियन। और जो ऊपर वाली साइड होगी उसकी, जैसे अभी तो हम देख रहे थे कि गॉर्ज क्या हुआ, मैंने एक इमेज बताई थी आपको गॉर्ज की, ऐसे सीधे सीधे पहाड़ बना हुआ था, लेकिन कैनियन में क्या होता है, ऊपर की तरफ और ज्यादा अपर्दन हो जाए और वो ऊपर वाली साइड और ज्यादा चौड़ी हो जाए, मतलब ऊपर से वो ज्यादा ब्रॉड हो जाए, मतलब चौड़ा हो जाए, और नीचे के तरफ से उतना ही सकरा रहे लेकिन और ज्यादा गहरा जब हो जाता है तो वो किसका रूप ले लेता है, कैनियन का। देखो एक नदी जा रही है, ठीक, तो इसने क्या किया, अब मैं पहाड़ कैसे बनाऊं, मेरे से तो बनेगा भी नहीं, ठीक, जब इस तरीके से देखो, ठीक, मान लो यहाँ पे नदी बह रही है और ये आसपास क्या बने हुए हैं, माउंटेन बने हैं, पहाड़ बने हैं, ठीक, इसके बीच में से नदी बहती हुई जा रही है सीधी सीधी, ठीक, तो अभी कैसी है, नीचे से ये सक्रिय, और इसकी मतलब जो ढलाने हैं या तो सीधी है या फिर थोड़ी बहुत मतलब स्टीव ढलान ढलान है बिल्कुल, या तो सीधा बना हुआ है, ठीक, तो अभी क्या है, ये गॉर्ज है, जब इसने पहाड़ को नदी ने जब पहाड़ को काट दिया, अब ये क्या हो जाए, ऊपर की तरफ से, ऊपर की तरफ इसमें और ज्यादा अपर्दन हो जाए, ठीक, मतलब सॉरी वेदरिंग हो जाए इसमें ऊपर की तरफ से, ये और हो जाए और ज्यादा चौड़ा जब हो जाएगा, जब ये और ज्यादा चौड़ा हो गया, अब ऊपर से कैसा हो गया, और ज्यादा ब्रॉड हो गया, और नीचे की तरफ और ज्यादा गहरा होता चला जाए, नीचे की तरफ क्या हो जाए, और ज्यादा गहरा होता चला जाए जब ये, तो अभी इसने किसका रूप ले लिया, कैनियन का रूप ले लिया। अभी समझ आया कैनियन और गॉर्ज क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए यूएस में संयुक्त राज्य में और अरिजोना के ऊंचे पठारी कोलोराडो नदी द्वारा बनाए गए ग्रैंड कैनियन है, ठीक, तो अगर ग्रैंड कैनियन की बात करें तो कहाँ पे है ग्रैंड कैनियन, यूएस में है, कौन सी नदी बनाती है, कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर कौन सा कैनियन बनाती है, ग्रैंड कैनियन, कहाँ पे, यूएस में, ठीक, यूएस में भी कहाँ पे, एरिजोना में, ठीक, तो ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी, कोलोराडो नदी, ठीक, कहाँ पे, यूएस में, संयुक्त राष्ट्र में। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न, विभिन्न अपवाह पैटर्न, मतलब नदी किस तरीके से बहती हुई जाती है उनके पैटर्न्स देख। तो सबसे पहले आता है वृक्षीय अपवाहतन, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, जैसे वृक्ष कैसा होता है, एक उसकी मेन स्ट्रीम हो गई, ठीक, उसमें अलग अलग ब्रांचेस स्टेम्स ऐसे मिलती हैं, ठीक, इस तरीके से दिखता है ना पेड़ आपको, ऐसे दिखता है या नहीं पेड़, ठीक, अलग अलग स्टेम निकल रही हैं, फिर उसमें कई छोटी छोटी स्टेम निकल रही हैं, ठीक, अब ये पेड़ हो गया। इसी तरीके से जब नदियां आके एक दूसरे से मिलती है, मान लो ये कौन सी नदी जा रही है, नर्मदा नदी जा रही है या कोई भी नदी जा रही, ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि अलग अलग कई सारी सहायक नदी इनसे आके मिल रही हैं, उन सहायक नदियों की भी कोई सहायक नदी होंगी जो उनसे आके मिल रही होंगी, और जो पूरा उनका आपस में मिलने का जो पैटर्न है वो अगर ऊपर से देखे तो किस तरीके से दिखाई दे, पेड़ की तरह, ठीक, पेड़ की संरचना की तरह, कि जिस तरीके से पेड़ में स्टेम्स अलग अलग आके मिलती हैं, ठीक, तो उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, वृक्षीय अपवाह पैटर्न, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक, अब इसका पहले फोटो देख लो फिर समझ आ जाएगा। ये देखो, ये देख रही है, एक मेन नदी बह रही है बीच में से, और उसमें कई सारी सहायक नदियां और उनकी सहायक नदियां आके मिल रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। सबसे विशिष्ट प्रकार का वृक्षीय अपवाह पैटर्न कहा जाता है, या वृक्षों की जड़ों के शाखा युक्त पैटर्न जैसा दिखता है, ठीक, ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे ट्री की स्टेम्स रूट्स वगैरह सब आपस में
मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां जो उत्तरी मैदान से होकर बहती हैं, इस तरीके का पैटर्न बनाती हैं। ठीक, ये इसका फोटो हो गया। फिर नेक्स्ट देखो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, जिसको आर्य अपवाह पैटर्न बोलते हैं। अब आर्य अपवाह पैटर्न कैसा, ये उठा हुआ पर्वत है, इस पर्वत से अलग अलग दिशा में नदियां जब बहेंगी, ठीक, मतलब यहाँ पे मान लो मैकाल पर्वत श्रेणी बना है, ठीक, एग्जाम्पल है उसका। तो मैकाल पर्वत से एक तरफ कौन सी नदी निकल रही है, नर्मदा। फिर इधर पे सोन नदी, फिर जोहिल्ला नदी, इधर पे महानदी निकलती है, ठीक। तो अलग अलग कई सारी नदियां निकलती, मतलब एक जगह से अलग अलग डायरेक्शन में जब नदियां ऐसे निकलती हैं, मतलब एक पॉइंट से अलग अलग जगह जब उनका उद्गम हो रहा है, तो इसको हम कौन सा पैटर्न बोलते हैं, आर्य, ठीक, मतलब रेडियल, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, आर्य अपवाह तंत्र। मतलब एक किसी ऊंचे पर्वत पहाड़ से कई सारे अलग अलग डायरेक्शन में कई सारी नदियों का जब उद्गम होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, आर्य अपवाह तंत्र। जब नदियां किसी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, तो अपवाह पैटर्न को आर्य अपवाह पैटर्न या फिर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। उदाहरण के लिए नर्मदा सोन नदी अमरकंटक पर्वतमाला से बहती है, ठीक। नेक्स्ट है केंद्रीय अपवाह तंत्र, ठीक, सेंट्रोपेटल ड्रेनेज। अब क्या हुआ, नदियां कई सारे अलग अलग सोर्स से बहती हुई आ रही है, ठीक, और जितना भी पानी है उनका किसी एक बीच में कोई झील या फिर बड़ा कोई भी तालाब बना हुआ, वहां पे जाके अपना सारा पानी क्या कर देती है, जब वो ड्रेन कर देती है। मतलब मान लो कोई नदी यहाँ से निकल रही है, बीच में जाके उसने अपना पानी ड्रेन कर दिया, कोई नदी यहाँ से निकल रही है, कोई नदी यहाँ से, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से। रेडियल में क्या हो रहा था, ये बोल सकते हो आप, जो सेंट्रोपेटल पैटर्न है, ये रेडियल या आर्य अपवाह तंत्र से बिल्कुल अपोजिट है। उसमें से बीच में से निकल रही थी और अलग अलग जगह जा रही थी, यहाँ पे अलग अलग जगह से बहती हुई आ रही है और बीच में एक जगह अपना पानी इकट्ठा कर देती है, मतलब वो अपना पानी पूरा ड्रेन कर देती है, छोड़ देती है। तो ये कौन सा पैटर्न हो जाएगा, सेंट्रोपेटल ड्रेनेज पैटर्न, केंद्रीय अपवाह पैटर्न, ठीक। तो यह आर्य अपवाह से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यह धाराएं एक केंद्रित अब नमन की दिशा में बहती है, मतलब वो एक पर्टिकुलर सेंटर डायरेक्शन में। इट इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेडियल, एज हेयर स्ट्रीम्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल डिप्रेशन। बीच में एक कोई जगह बनी है, उसमें जाके पूरा पानी अपना जमा कर देती। उदाहरण के लिए मणिपुर की लोकटक लेक, ठीक, उसमें कई सारी अलग अलग स्ट्रीम्स आके अपना पानी को सारा ड्रेन कर देती, उसको क्या बोलते हैं हम, केंद्रीय अपवाह, ठीक। तो सेंट्रिपेटल ड्रेनेज। नेक्स्ट आता है ट्रेलेज ड्रेनेज पैटर्न। अब ये जो ट्रेलेज ड्रेनेज पैटर्न है, ये भी किसकी तरह है, डेंड्रेटिक। लेकिन देखो क्या हो रहा था, डेंड्रेटिक में हमको क्या देखने को मिल रहा था कि इस तरीके से, मतलब कैसे भी नदी आके मिल जा रही थी एक मेन स्ट्रीम से। लेकिन इसमें क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेलिस में जालीदार जल निका, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जैसे मेन स्ट्रीम जो है, जितनी भी सहायक नदी होंगी इसके परपेंडिकुलर आके मिलेंगी इससे। कैसे आके मिलेंगी इससे, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे एंगल पे। ये किस तरीके का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री। मतलब जब नदियां जब सहायक नदियां अपनी मेन नदी से मिलती हैं, तो किस किस एंगल में मिलती हैं, बिल्कुल टेंजेंट फॉर्म करती हैं, 90 डिग्री, मतलब बिल्कुल सीधे आके मिल रही हैं, तो उसको हम कौन सा पैटर्न बोलते हैं, जालीदार जल निकासी पैटर्न या फिर ट्रेलिस पैटर्न, ठीक। हिंदी हिंदी में भी उसको ट्रेलिस से याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक। तो ट्रेलिज जल निकासी पैटर्न या फिर ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न हम उसको बोलते हैं जब सहायक नदियां किस तरीके से आके मिलती हैं, 90 डिग्री पे। जब सहायक नदियां मुख्य नदी की मुख्य सहायक नदियों से समकोण पर मिलती हैं, ठीक, तो इसी तरह का एक पैटर्न बनता है। उदाहरण के लिए वो सिंधु गंगा की कुछ नदियां जो होंगी जो आके 90 डिग्री पे मिलती होंगी, तो वो कैसा पैटर्न बनाएंगी, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, ठीक। ये दिया है, देखो इसमें समझ आएगा। एक मेन स्ट्रीम है, बिल्कुल देखो 90 डिग्री पे लग रहा है, जैसे 90 डिग्री पे आके मिल रही हैं ये सारी सहायक नदियां। कौन सा ड्रेनेज पैटर्न, ट्रेलिस।
जालीदार जल निकासी पैटर्न। फिर आता है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। एक ही पूरा पहाड़ है, उससे अलग अलग नदी जाके पैरेलली बह रही है। जैसे एग्जाम्पल आप लोग बताओ। बताओ अब एग्जाम्पल। पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ये सब नदियां वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, एक दूसरे के पैरेलल बहती हैं और कहाँ पे जाके गिर जाती हैं पैरेलली? बे ऑफ बंगाल में। ठीक, मान लो यहाँ से गोदावरी निकल रही है, फिर यहाँ से कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, अलग अलग नदियां निकल रही हैं और एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल बहती हुई जब चली जाती हैं, ठीक, तो उसको हम कौन सा पैटर्न बोलते हैं? समांतर अपवाह पैटर्न या फिर पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक, यह लंबी समांतर भू आकृति और सतह की ओर तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में उगता है। ठीक, मतलब बनती है। सामान्यतः सहायक नदी सतह के ढाल का अनुसरण करती हुए समांतर पैटर्न में फैलती है। जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा है? पश्चिम बंगाल से, और सभी जाके पैरेलली किस में जाके मिल जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। मतलब पश्चिम से ये पूर्व की तरफ बहती हैं और बिल्कुल पैरेलली जाती हैं एक दूसरे के, कहीं से भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक, तो ये हो गया हमारा पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। तो ये आपके कुछ ड्रेनेज पैटर्न थे। सबसे पहला डेंड्रेटिक, कौन सा था? डेंड्रेटिक, वृक्षीय अपवाह। ठीक, तो इंग्लिश में, हिंदी में तो समझ ही आ रहा है वृक्षीय, जैसे स्टेम्स आके मिल जाती हैं। ठीक, तो इस तरीके से डायग्राम बना देना। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? आर्य या फिर रेडियल। तो एक पर्वत से कई सारी अलग अलग स्ट्रीम में न जब नदियां बह के निकल जाती हैं ऐसे ऐसे, ठीक, चारों तरफ से। जैसे नर्मदा और कौन सी नदी? सोन नदी। नर्मदा, सही तो बोल रहे हैं, नर्मदा, सोन और जोहिल्ला। ठीक, जोहिल्ला किस में जाके मिल जाती है लेकिन बाद में? सोन में जाके मिल जाएगी। फिर उसके बाद सेंट्रिपिटल ड्रेनेज, मतलब सारी अलग अलग स्ट्रीम से निकली और बीच में जाके एक जगह अपने पानी को छोड़ देती हैं। जैसे ये रहा यहाँ पे, ठीक, अलग अलग जगह से आई और बीच में एक जगह आके छोड़ दिया। लोकटक लेक, लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। फिर हमने बात करी ट्रेलिस, तो ट्रेलिस या फिर जालीदार, तो इसमें समकोण पे आके 90 डिग्री पे आके वो क्या कर रही हैं? सारी नदियां, मेन नदी जो सहायक नदी है, मेन रिवर जो स्ट्रीम है, उससे जाके मिल जाती है। तो कौन सा पैटर्न बनाएगी? जालीदार या फिर ट्रेलिस पैटर्न बनाएगी। और लास्ट में हमने देखा पैरेलल या फिर समांतर। एग्जाम्पल के लिए गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी जो हमारी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्टर्न घाट की तरफ मूव करते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, वो सारी नदियां इसके अंतर्गत आएंगी। यहाँ तक आया समझ में सभी को?